हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। आज हम संस्कृत में क्लास 8 का सैम्पल पेपर देखेंगे, यानी एग्ज़ाम में क्लास 8 का संस्कृत का पेपर कैसा आएगा, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको किस तरह से उसके आंसर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके प्रश्न पेपर के अंदर दिया हुआ रहेगा सामान्य निर्देशाः, यानी सामान्य निर्देश। अब सामान्य निर्देश मतलब पेपर को कैसे करना है वो निर्देश दिए हुए रहेंगे। अब क्या क्या निर्देश दिए हुए रहेंगे? पहला निर्देश होगा प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडा सन्ति, यानी प्रश्न पत्र में 4 खंड है, यानी जो पेपर है संस्कृत का उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? खंडः क, अपठित अवबोधनम 4 अंकः, यानी जो खंड अ है, पार्ट ए है, उसमें है अपठित अवबोधनम, यानी आपको कोई एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपके रीड नहीं किया हुआ है, कोई भी अननोन संस्कृत का पैराग्राफ दिया हुआ होगा, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर नीचे दिए होंगे, तो आपको पैराग्राफ रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ये 4 अंकों का होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है खंड ख, रचनात्मक कार्यम। ये है पार्ट बी है, जो रचनात्मक कार्य से संबंधित होगा, जिसके अंदर आपको रचनात्मक कार्य के क्वेश्चन दिए हुए होंगे। जैसे कोई पिक्चर दे दी और आपको उस पिक्चर के बारे में वर्ड लिखना है, डिस्क्राइब करना है, वो सब ये सब आपको संस्कृत में करना हो। ये है 6 अंकों का। अब खंड ग, यानी पार्ट थर्ड के अंदर आएगा अनुप्रयुक्त व्याकरणम, यानी जो व्याकरण है, आपकी संस्कृत ग्रामर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएंगे, जो आपके 12 अंकों के होंगे। अब हमारा लास्ट पार्ट है खंडः घ, यानी जो लास्ट पार्ट है वो है पठित अवबोधनम, यानी ऐसा पैराग्राफ जो आपके बुक में से ही कहीं से आया हुआ है, जो आपने 8 संस्कृत क्लास की जो आपकी बुक है उसके जो सारे चैप्टर है उसमें से कोई भी एक चैप्टर का कोई भी एक पैराग्राफ दे देंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको नीचे पूछेंगे, आपको उन सबका आंसर देना होगा। ये तो है 1। अब निर्देश नंबर 2 है सर्व प्रश्नः अनिवार्यः, यानी जो आपके प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न दिए हुए हैं वो सभी करने अनिवार्य है। 3 है उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखियानि, यानी आपको जो भी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। ऐसे नहीं कि आप हिंदी में लिख के आ जाओ, नहीं, आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। और आपका लास्ट निर्देश है प्रश्न संख्या अवश्यमेव लेखनीया, यानी जो क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो उसका जो प्रश्न संख्या है, आप कौन सा नंबर क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, उसका क्रमांक अवश्य लगा के आना है, उसका संख्या अवश्य लगा के आनी है। तो ये तो हुआ आपका सामान्य निर्देश। अब अपन देखते हैं कि आपके प्रश्न पत्र के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका खंड ए, यानी खंड ए क्या है? अपठित अवबोधनम। अब देखते हैं अपठित अवबोधनम में आपके कौन सा पैराग्राफ आता है, उसके क्वेश्चन आंसर क्या होते हैं, हमें कैसे अटेंड करना है। तो ये है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रवर्त प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरेत, यानी जो अपठित अवधन है, जो पैराग्राफ दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है, उसको रीड करके आपको संस्कृत में आंसर देने हैं। तो क्या है? सज्जनानाम संगति ही सत्संगतिम कथ्यते, यानी सज्जनों की संगति को सत्संगति कहते हैं। सज्जनानाम संगत्याम हृदयम चिंतनम च पवित्रम भवति, सज्जनों की संगति से हृदय और चिंतन पवित्र होता है। अन्या जना स्वार्थ भावम परित्यज्य लोक कल्याणकारी भवति, ये लोग जो है वो स्वार्थ भाव का त्याग करके लोक कल्याणकारी होते हैं। दुर्जनानाम संगत्या दुर्बुद्धि आगच्छति, दुर्जनों के संगत करने से दुर्बुद्धि आती है। दुर्बुद्धि दुख जननी अस्ति, जो दुर्बुद्धि होती है वो दुख की जननी होती है। सज्जनानाम संगत्या दुर्जना अपि सज्जन जायते, सज्जनों की संगति से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं। दुर्जनानाम संगत्या सज्जना अपि दुर्जना भवन्ति, दुर्जनों के संगत से सज्जन भी दुर्जन हो जाते हैं। मंथरायाः सत्संगेन केकया बुद्धि भ्रष्टा जाता, मंथरा के संगत से केकई की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। नारदस्य संगत्या तस्करः वाल्मीकि अपि कवि वाल्मीकि अभवत्, नारद के संगत से तस्करी करने वाला वाल्मीकि भी कवि वाल्मीकि हो गया। अतः साध्वी
मुच्यते संगति कथ्य किम न करोति पुष्पम, यानी सत्संगति से ही हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये तो हमारा पैराग्राफ हो गया जो हमने पढ़ा हुआ नहीं है, जो हमने अभी रीड करा है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर है वो हम देखते हैं। तब इसमें पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरतः, यानी एक पद में उत्तर दो। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, केशाम संगति सत्संगति कथ्यते, किसकी संगति को सत्संगति कहते हैं, तो ये है सज्जनानाम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की संगति को सत्संगति कहते हैं। दुर्जनानाम संगत्या किम आगच्छति, दुर्जनों की संगत से क्या आता है, दुर्जनानाम संगत्या दुर्बुद्धि आगच्छति, दुर्जनों के संगत से दुर्बुद्धि आती है। अब नेक्स्ट है सज्जनानाम संगत्या क सज्जन जायते, सज्जनानाम संगत्या दुर्जनः अपि सज्जन जायते, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है सज्जनों की संगति से कौन सज्जन हो जाते हैं, तो सज्जनों की संगति से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं। का दुख जननी अस्ति, दुख की जननी क्या है, दुर्बुद्धि ही दुख जननी अस्ति, दुर्बुद्धि दुख की जननी है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका पूर्ण वाक्य ने उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। सज्जनानाम संगत्या किम भवति, सज्जनों की संगति से क्या होता है, सज्जनानाम संगत्या हृदयम चिंतनम च पवित्र भवति, सज्जनों की संगति से हृदय और चिंतन पवित्र होता है। मंथरायाः सत्संगेन का जाता, मंथरा के सत्संगति से क्या हुआ था, मंथराया सत्संगेन केकय्याः बुद्धि भ्रष्टा जाता, मंथरा के संगति से केकय की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लेत, निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं उसमें जो उचित उत्तर है उसको टिक करके लिखिए। फर्स्ट है सुबुद्धि अस्य पदस्य किम विलोम पद गद्यांश प्रयुक्तम, जो है सुबुद्धि इस पद का विलोम शब्द क्या है जो इस गद्यांश के अंदर दिया हुआ है। हमने जो पैराग्राफ रीड करा है उसके अंदर सुबुद्धि का विलोम शब्द क्या है वो हमें बताना है। सज्जनः सज्जन, दुर्जनः दुर्जन, दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि या भ्रष्टा, तो सुबुद्धि का विलोम शब्द क्या होगा, दुर्बुद्धि। नेक्स्ट वाल्मीकि ही अस्य पवस्य विशेषण पदम गद्यांशे किम प्रयुक्त, वाल्मीकि के लिए इस पद गद्यांश के अंदर कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया गया है, अपि यानी भी, नारदः यानी नारद, सज्जनः यानी सज्जन या कवि, कौन सा विशेषण पद प्रयुक्त किया गया है, कवि। या फिर इसके या तो आप ये अटेंड करो क्वेश्चन, या फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन है वो आप अटेंड कर सकते हो, वो है अस्य गद्यांशस्य कृते किमपि समुचितम शीर्षक लिखत, ये जो गद्यांश दिया गया है इसके लिए आपको एक उचित शीर्षक लिखना है, यानी ये गद्यांश किसके बारे में बताया गया है इसके लिए आपको एक उचित शीर्षक लिखना है। तो इसका आंसर होगा सत्संगति ही प्रभाव। अब हमें जो चित्र दिया गया है उसमें देखो कुछ बालक खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, हमें एक मैदान दिखाई दे रहा है और कुछ बालक खेल रहे हैं, तो ये तो हमें चित्र के मतलब देखने से पता चल रहा है। अब इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं अपन को हेल्प करने के लिए कि हम इसको हेल्प करके 5 वाक्य लिख सकते हैं, दिए गए हैं। फर्स्ट विद्यालय यानी विद्यालय का, क्रीड़ा क्षेत्रम यानी खेलने का मैदान, बालकाः यानी बहुत सारे बालक, पठन्ति यानी पढ़ते हैं, बालिकाः यानी बहुत सारी बालिका, चित्रम यानी चित्र, प्रकोष्ठः यानी कमरा, पाठयन्ति यानी पढ़ते हैं, द्वारम यानी द्वार, प्रार्थनार्थम यानी प्रार्थना करना, कुर्वन्ति करते हैं, वृक्षः यानी पेड़, अस्ति यानी है, धावती यानी दौड़ता है, पुष्पाणि यानी बहुत सारे पुष्प, शिक्षका यानी बहुत सारे शिक्षक, संति यानी है। तो ये कुछ हमें शब्द दिए गए, इनसे रिलेटेड हमको 5 वाक्य बनाने हैं। तो देखते हैं हम इससे रिलेटेड 5 वाक्य क्या बनेंगे। हमारा फर्स्ट वाक्य बनेगा बालिका एव बालकः विद्यालयस्य द्वारम् अगच्छत्, बालिका और बालक विद्यालय के द्वार पर गए। ते प्रार्थनां कुर्वन्ति, उन्होंने प्रार्थना की। शिक्षका बालका च बालिकाः पाठयन्ति, शिक्षक बालक और बालिकाओं को पढ़ाते हैं।
विद्यालयस्य सुंदरम क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। विद्यालय में सुंदर खेल का मैदान है। ते वृक्षः पुष्पाणि सन्ति। वहाँ बहुत सारे वृक्ष और बहुत सारे पुष्प है। बालिका क्रीड़ा क्षेत्र धावती। ते बालिका द्वारम चित्रम प्रकोष्ठा। बालिका जो है वो खेल के मैदान में दौड़ते हैं। तो ये तो हो गया। या तो आपको इस चित्र को देखकर इसका 5 वाक्य लिखिए, या फिर इसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन आएगा, वो क्या है, अस्माकं विद्यालय इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्यानि लिखत। हमारे विद्यालय इस विषय के ऊपर 5 वाक्य लिखिए। या तो आपको वो चित्र और वो शब्द देकर 5 वाक्य बनाने हैं, या फिर आपको हमारे विद्यालय पर, अस्माकं विद्यालय पर 5 वाक्य लिखने हैं। अब हम देखते हैं अस्माकं विद्यालय पर 5 वाक्य हम क्या क्या लिख सकते हैं। हम फर्स्ट वाक्य लिख सकते हैं, विद्यायाः आलय विद्यालय इति कथ्यते। विद्या के आलय को यानी विद्या के मंदिर को विद्यालय कहते हैं। अस्माकं विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति। हमारा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। एषः राजकीय विद्यालय अस्ति। यह राजकीय विद्यालय है। एषः विद्यालय भारतस्य राजधान्या दिल्ली नगराया सन्ति स्थित अस्ति। यह विद्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। अस्माकं विद्यालय राजनिवास मार्ग स्थित अस्ति। हमारे विद्यालय में राजनिवास मार्ग स्थित है। हमारा विद्यालय राजनिवास मार्ग पर स्थित है। अस्य भवन विशालम सुंदरम यास्ति। इसके भवन विशाल और सुंदर है। यहाँ 5 से ज्यादा सेंटेंस दिए गए हैं। आप इनमें से कोई भी 5 सेंटेंस लिख सकते हो। अब पार्ट बी के अंदर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गम धातु लिट लकार रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी गम धातु यानी जानना, इसका लिट लकार यानी भविष्यकाल के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं जिसमें सारे लकारों के बारे में बताया गया है, और पट धातु, लिक धातु, गज धातु, ये सभी जो भी धातु रूप है, इन सब के भी वीडियोस बनाए गए हैं। आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसके अंदर क्या दिया गया है, पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया गया है। प्रथम पुरुष में एक वचन में खाली जगह छोड़ी हुई है, और द्विवचन में गमिष्यत लिखा गया है, और बहुवचन में खाली जगह छोड़ी हुई है। एक वचन के अंदर आता है गमिष्यति, द्विवचन में गमिष्यत और बहुवचन में गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में आएगा गमिष्यसि, द्विवचन गमिष्यथ और बहुवचन में गमिष्यथ। और उत्तम पुरुष एक वचन में गमिष्यामि, द्विवचन में गमिष्यावह और बहुवचन के अंदर गमिष्यामः। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट बी कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट आएगा पार्ट सी यानी खंड ग। वो क्या है, अनुप्रयुक्त व्याकरण, यानी संस्कृत के व्याकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो इसके अंदर आएंगे। तो हम देखते हैं पार्ट सी अनुप्रयुक्त व्याकरण। इसके अंदर प्रश्न संख्या 4 दी गई है। अधोलिखित पदयों मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। यानी नीचे दिए गए जो भी पद दिए उसका मूल शब्द लिखना है, उसकी विभक्ति लिखनी है और उसका वचन लिखना है। तो क्या क्या पद दिए गए हैं, हमें 2 पद दिए गए हैं, एक है नरस्य और एक है लतायाम। अब हमें नरस्य का मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखना है। अब जानना नरस्य है, उसका मूल शब्द क्या होगा, नर, यानी ये नर शब्द रूप है। तो नर शब्द रूप, उसकी षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। क्या है, नर शब्द रूप, षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। और अब हमें नीचे दिया गया है लताया, जो है लता शब्द रूप, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है, अधोलिखिताम पदानाम लकारम पुरुषम वचनम लिखत। यानी निम्नलिखित दिए गए पदों का लकार, पुरुष और वचन लिखना है। पहले जो क्वेश्चन था उसके अंदर जो शब्द रूप होता है उसका क्वेश्चन था, और ये जो है वो धातु रूप का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमें जो पद दिए गए उसका कौन सा धातु है वो लिखना है, और कौन सा लकार यानी कौन सा काल है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, ये सब लिखना है। अब इसके अंदर कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं, इसके अंदर दिए गए हैं भव, करोमि, पश्यसि और लिखन्ति। अब इनके हम देखते हैं कौन सा धातु रूप है। अब भव के अंदर है भव धातु रूप, लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। करोमि के अंदर है क्र धातु रूप, लट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। पश्यसि के अंदर है पश्य धातु रूप, लट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन। लिखन्ति के अंदर है लिख धातु रूप,
लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 6 है, उचित संधि विच्छेदम व कुरुत, यानी नीचे दिए गए शब्दों का उचित संधि विच्छेद करो। तो हमारा फर्स्ट शब्द है सुरेश, इसका संधि विच्छेद करना है। इसका संधि विच्छेद होगा सुर प्लस ईश, सुरेश। अब नेक्स्ट शब्द है देवालय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस आलय, देवालय। अब हमारा प्रश्न संख्या 7 है, समानार्थक पदानि योज्यते, यानी नीचे दिए गए पदों में जो समानार्थक पद है, जो एक जैसे पद है, उनको मिलाप करो, उनको मिलाओ। तो फर्स्ट में दिया गया है प्रकृति ही, चक्षुषा और वसुंधरा, और उसके सामने दिया गया है नेत्रेण, पृथ्वी और स्वभावः। अब हमें इनको मिलाना है। अब जैसे प्रकृति, अब प्रकृति से क्या मिलेगा? यानी प्रकृति यानी किसी का स्वभाव, एक जैसा पद क्या होता है? समान स्वभाव, तो इसको मिलाएंगे हम स्वभावः से। नेक्स्ट है चक्षुषा, अब चक्षुषा क्या है? चक्षुषा का पर्यायवाची क्या होगा, या चक्षुषा के जैसे का शब्द कौन सा होता है? समानार्थी शब्द नेत्रेण। अब चक्षुषा का समानार्थी शब्द होगा नेत्रेण। नेक्स्ट है वसुंधराम, अब वसुंधराम का समानार्थी शब्द क्या होगा? पृथ्वी। तो इस तरह से हमें इनका मिलान करना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, प्रदत्तानां तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत, यानी नीचे दिए गए तद्भव शब्द के लिए हमें संस्कृत शब्द लिखने हैं। हमें 3 तद्भव शब्द दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? जज, चमार और सिपाही, इनके लिए हमें तद्भव शब्द लिखने हैं। तो जज के लिए तद्भव शब्द क्या होगा? न्यायाधीशः। चमार के लिए चर्मकारः और सिपाही के लिए सैनिकः। तो ये तो हमारा पार्ट सी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं पार्ट डी, यानी खंड घ पठित अवबोधनम, यानी जो बुक का पठित एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। अब प्रश्न संख्या 9 है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरयत, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कस्मिन् वने खरनर्ख नाम सिंह प्रवस्ति स्म, किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इस तरह से परिभ्रमण शुद्धार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, वह एक बार इधर उधर परिभ्रमण करता रहा, भूखा था, परंतु उसे किसी भी तरह का आहार नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एका महती गुहाम दृष्टवान स अचिंत्यत, तभी सूर्यास्त के समय उसे एक बहुत बड़ी गुफा देखी और वो सोचने लगा। नूनम एतस्या गुहायां कोपी जीव आगच्छति, शायद इस गुफा के अंदर कोई जीव आया होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए मुझे यहाँ रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई जीव आया है तो मैं उसे खा लूं। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत्, तभी उस गुफा के अंदर का स्वामी, जिसका नाम था दधिपुच्छ और वो श्रृंगाल था, वो आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपदति गुहाया प्रविष्ट बहि आगता, तब उसने शेर को आते हुए देखा तो वह गुफा से बाहर आ गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर क्या है? फर्स्ट है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है गुफा का स्वामी कौन था? तो गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल आसीत्। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? सिंहस्य नाम खरनखर अस्ति, शेर का नाम खरनखर था। अब यह है पूर्ण वाक्य ने उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। महती गुहाम दृष्ट्वा स सिंह किम अचिंत्यत, बहुत बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? महती गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, महती यानी बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। नूनम एतस्य गुहाया रात्रि को अपि जीव आगच्छत्, शायद इस गुफा में रात को कोई जीव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा निर्देशम उत्तरत, जो उचित हो या नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। भूतवा अस्मिन पदे क प्रत्यय, भूतवा के अंदर जो है वो कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? त्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय,
तुमुन प्रत्यय या एतेषु किमपि न। त्वा प्रत्यय लगाया गया है, कत्वा प्रत्यय लगाया गया है, तुमुन प्रत्यय लगाया गया है, या इनमें से कोई भी नहीं लगाया गया है। तो इसका आंसर होगा त्वा प्रत्यय। भू शब्द भू धातु रूप है, उसके अंदर त्वा प्रत्यय को ऐड करके भूत्वा बना है, तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? त्वा प्रत्यय। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत अस्य पवस्य किम विलोम पद गद्यांश प्रयुक्तम। अंत शब्द के लिए इस गद्यांश के अंदर कौन सा विलोम शब्द प्रयोग किया गया है? फर्स्ट है बहि, सेकंड अंतरे, थर्ड इतस्य या एतेषु किमपि न। बहि, अंतरे, इतस्य, कौन सा लिया गया है? इसके लिए लिया गया है विलोम पद इतस्य। क्या लिया गया है? इतस्तः। अब हमारा प्रश्न संख्या 10 है, उदाहरणानुसारेण कोष्टक पद्धतेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुक्त रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। यानी जो उदाहरण दिया गया है, नीचे कोष्टक में जो पद दिए गए हैं उसके चतुर्थी विभक्ति की यूज करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे हमें एग्जाम्पल क्या दिया गया है, भिक्षुकाय धनम ददातु। कोष्टक में दिया गया है भिक्षुक, यानी भिक्षुक जो शब्द रूप है उसकी चतुर्थी विभक्ति से हमें लिखनी है, जो हमें क्या बनेगी? भिक्षुकाय। चाहे हैं कुछ उनकी हमें चतुर्थ विभक्ति लिख के उस रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो सबसे पहला क क्या है? रिक्त स्थान पुस्तकम देही। इसी तरह हमें नीचे बहुत सारे रिक्त स्थान दिए गए हैं, तब इसका आंसर क्या होगा? छात्र दिया गया कोष्टक में तो हो जाएगा छात्राय पुस्तकम देही। नेक्स्ट अहम, कोष्टक में निर्धन दिया गया है तो अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। नेक्स्ट रोचते। नेक्स्ट अध्यापकाय नमः। नेक्स्ट रमेशः सुरेशाय अलम। अब हमारा लास्ट प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीय साधन क्या होता है? इसका हो जाएगा स्वकीय बलम या बलम। नेक्स्ट है, पथिक के विषमा प्रखरा। इसका आंसर हो जाएगा पाषाणः। नेक्स्ट, सततम किम करणीयम। इसका आंसर है ध्येयम स्मरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतस्य गीतस्य रचयिता क। इस गीत के रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णिकर। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स क्रीदश कवि मन्यते। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी। तो ये तो हुआ हमारा संस्कृत का सैम्पल पेपर। इस तरह के आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको कोई भी मन में डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।